अब आप से मैं पहला सवाल ये पूछना चाहूंगा जी कि मैंने एक बहुत ही स्थूल तरीके से आपको पिछले 1 महीने 1.5 महीने में जो नई चीजें हुई, जी जो जी कंटिन्यूटी में भी हुई और बदलते परिदृश्य में भी हुई, जी जी वो एक मोटी बात है, जी वो एक मैक्रो बात है। जी आप इस दौरान काफी मैदान और पर्वत, छोटे छोटे पर्वत वगैरह पे चढ़े हैं, जमीन पर घूमे हैं, मिट्टी उठाई है, मिट्टी रखी है। तो आप क्या, पहला ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में चूंकि आप रहे इस दौरान एक जी महीना, जी जमीनी स्तर पर जो ये बातें हैं, जी उनका राग किस तरह से ध्वनित हो रहा है? ये नाद प्रतिनाद जो है जमीनी का और ये हमारी मैक्रो चीज का, इसमें क्या क्या कनेक्शन है? जी। देखिए, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही रहा। पारिवारिक जिम्मेदारी थी थोड़ी सी, और थोड़ी अपना निजी भी कुछ फैसला था उसके सिलसिले में। तो उस पर बहुत विस्तार न देते हुए, मैं वहाँ जो कुछ हो रहा है, जैसा वो लोग इस सब को महसूस कर रहे हैं और इस पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, उस पर जाना चाहूंगा। आपने बहुत ही अच्छा समराइज किया, जो कुछ 1 डेढ़ महीने हुआ, अपडेट किया मुझे भी। कुछ चीजें जरूर मैं कभी कभी मौका मिलता था तो फेसबुक या ट्विटर या इन सब पे जाके या गूगल करके देख वेख लेता था। अखबार जो वहाँ आते हैं वो थोड़ा सा लेट आते थे, और उनमें एक जनरल चीजें, कुछ चीजें होती हैं कवर, कुछ चीजों को कवर करते हैं अपनी तरह से, और बहुत सारी चीजों को अपनी ही वजह से छोड़ देते हैं। किसान आंदोलन भी उनमें से एक ही है, जिस पर वो नकारात्मक टिप्पणी वगैरह तो करते थे, अदरवाइज वो नहीं था। तो अखबारों में मैंने बहुत हस्तक्षेप नहीं किया। हिंदी के अखबार वैसे भी बहुत स्तरहीन हो चुके हैं बहुत समय से, और मैं भी उनको पढ़ने में उतनी रुचि नहीं आती, उनमें कुछ ऐसा मिलता नहीं। खैर, वहाँ जिस समाज से मैं हूँ, और जो मेरा ख्याल है भारत का हृदय प्रदेश एक तरह से है, चूंकि बहुत बड़ी आबादी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में रहती है, और मध्य उत्तर प्रदेश में भी, और बाकी बड़े हिस्सों में। और यहाँ से वो निकल के देश के कल कारखानों में, नए उभरते शहरों में, और रोजगार के नए और पुराने मोर्चों पर जाते हैं, और मनी ऑर्डर से वो इकोनॉमीज चलती है। उनके यहाँ उद्योग नहीं है, उनके यहाँ ऐसा वातावरण भी नहीं कि उद्योग लगें और चल सकें, और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सिर्फ ये है कि सड़कें बहुत सारी बन रही हैं, बहुत सारे, ये पिछले 20 सालों में सड़कें बनना शुरू हुई। इसमें कोई शक नहीं कि ये अटल जी की जो सरकार थी उसने इस काम को उस बड़े पैमाने पर लिया था, और फिर उसके बाद से एक धारा सी बनी हुई है। सड़कें बहुत सारी बन रही हैं, बहुत सारे एक्सप्रेस वेज, बहुत सारे हाईवेज, बहुत सारे इंटर स्टेट वेज, और प्रधानमंत्री सड़क योजना, जो जिला पंचायत वगैरह की सड़कें, ये सब बहुत जगह सड़कों का काम नजर आता है। और उसमें लोग शामिल भी हैं, उसमें ठेकेदारी है, उसमें गुंडों की भी हिस्सेदारी है, उसमें भ्रष्टाचार की भी हिस्सेदारी है, उसमें जटिलताएं हैं, कहीं मिट्टी वगैरह की समस्या है, कहीं और है, ये सब भी है। लेकिन इसके बाद वहां के समाज में एक जड़ता सी है इस समय, जो मैं महसूस कर रहा हूँ। यानी इतना आंदोलन होने के बावजूद, जो आपने बताया कि 110 दिन हो गए हैं, और एक ऐसे हिस्से में जहां मूलतः उनके जीवन का जो मतलब जिंदा रहने का जो सीधा सीधा हस्तक्षेप है, वो कृषि ही करती है। और वहाँ छोटी जोत के किसानों की सबसे बड़ी बहुतायत है, जो करीब 90% इस देश में हो गए हैं, जिनके पास 2 एकड़ से भी कम जमीन है, या कई 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। ऐसे ही लोग हैं वहाँ। और मैं अपने इर्द गिर्द गांव में भी, मेरा ख्याल है 90% लोगों को ऐसे ही जानता हूँ कि जो सिर्फ अपने भोजन के लिए चीजें पैदा करते हैं, और बाकी हर चीज के लिए वो या तो किसी सरकारी अनुदान या मनी ऑर्डर पर निर्भर है। उनके घरों के बच्चे मुंबई, गुजरात और कलकत्ता, दिल्ली और दूसरी जगहों पर काम करते हैं, पंजाब, और वहां से वो मनी ऑर्डर भेजते हैं, जिससे कई बार तो उस खेती की जरूरतों को भी वो पूरा करते हैं, जिससे उनको राशन खाने भर का, साल भर का होता है, या जितने समय का भी होता है, और बाकी हर जरूरत वो उसी से पूरा करते हैं। बिल्कुल उद्योग विहीनता है वहां। और मतलब कुल मिला के सरकारी नीतियों में से ही कुछ हासिल करने की कोशिश करता हुआ समाज वहां है। उस समाज में बहुत ही संगठित रूप से
और बहुत लंबे प्रयास से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी पॉलिटिकल पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी और उनके अनेक ऐसे संगठन जिनके हम वो बहुत उनके रिश्तों को साफ साफ नहीं जानते और कह सकते हैं, उन सब के काम का असर है। मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसकी चर्चा फैला पाने में वो बहुत सफल है। बहुत बड़े समाज का उसको अनुमोदन है और उसमें वो सब शामिल हैं जो वैसे प्रकारांतर से बहुत लंबे समय में हम लोगों ने उनको विरोधी के तौर पर देखा है, जैसे पिछड़ी जातियों के लोग या दलित समाज के लोग, जिनके आंदोलन इन दोनों राज्यों में खासकर बड़े संगठित रूप से एक समय में चले। जैसे काशीराम जी के नेतृत्व में एक आंदोलन चला जिसने उत्तर प्रदेश में खासकर दलितों को बहुत ढंग से संगठित किया था ब्राह्मणवाद के खिलाफ और आप कह सकते हैं सनातन धर्म के खिलाफ और अभी जैसी मौजूदा व्यवस्था है इसके खिलाफ। और उसकी वजह से 4 बार मायावती जी मुख्यमंत्री भी बनी उस आंदोलन के प्रतिफल की वजह से। मंडल कमीशन का आंदोलन जो बाद में आया, लेकिन उसके पहले लोहिया जी वगैरह की ओर से पिछड़ों का आंदोलन था, पिछड़े पांव में 100 में 60, और वो मुलायम सिंह जी वगैरह के रूप में विकसित हो रहा था, जिसको मंडल से हवा मिली थी। और इनकी भी 4-4, 5-5 बार सत्ता रही बिहार में, लंबे समय तक लालू जी का शासन रहा। अभी भी जो शासन है वो हिस्सा बांटता है, यानी पिछड़े आंदोलन को और बाकी समाज के हिस्से को, दोनों एक दूसरे से तालमेल करके वहां सत्ता चला रहे हैं। लेकिन इन सब लोगों का जो वैचारिक असर है वो इस वैचारिक आंदोलन की तुलना में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी और इसके तमाम आनुषांगिक और गैर आनुषांगिक संगठनों ने क्रिएट किया है, उसकी तुलना में नगण्य है। और इस समय तो इनके तमाम नेताओं पर चूंकि आर्थिक और दूसरे मामलों की जांच वगैरह है, उनकी सक्रियता गायब है। सोशल मीडिया वगैरह पर उनके लोग लिखते हैं, लेकिन जैसे मैं जिस गांव में था वहां बिल्कुल आश्चर्यजनक किस्म की चीजें हो रही थी। और एक तो यही थी कि पिछड़ी जातियों में भी और दलितों में भी मंदिर के मामले को लेकर काफी चेतना थी, लेकिन किसान आंदोलन वगैरह के बारे में बिल्कुल चेतनाहीनता थी। थोड़ी बहुत जो थी वो दैनिक जागरण, अमर उजाला जैसे अखबारों में जो कुछ छपता है वो पढ़ के बहुत छोटा सा हिस्सा बाजारों से लौटता है। और थोड़ी बहुत मुझे समझते थे कि मैं पत्रकार हूँ, जो जानते थे तो मुझसे चर्चा करते थे। आप जो अभी जो बात कर रहे हैं जमीनी स्तर पर, जो आपने बताया, मोटे रूप में आपने ये बताया कि आपने मंडल का जिक्र किया, आपने मायावती के समय जो दलितों के बीच चेतना का परिवर्तन हुआ उसका जिक्र किया, और आप आरएसएस की पैठ या आरएसएस उसके संगठन की सामाजिक पैठ की बात कर रहे हैं। जी। तो 2-3 चीजें एक साथ उभरती हैं। वो ये उभरती है कि आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में जब 2016 या जब भी वो इलेक्शन कौन से साल में हुआ था जब इनको 300 से ज्यादा सीटें मिली, उस सब पहले 17 में, हाँ, भाजपा तीसरे या चौथे स्थान पे रहती थी। करेक्ट। आरएसएस वही थी, आरएसएस के संगठन वही थे। 50 जहां सीटों तक राम मंदिर, हाँ, जहां तक राम मंदिर की बात है, राम मंदिर के ध्वस्त हुए, बाबरी मस्जिद के ध्वस्त हुए एक अरसा बीत चुका था। उससे जो फायदा या ध्रुवीकरण या हिंदुत्व वाली बात जो आनी थी वो आई थी, फिर आकर चली भी गई थी। तो ये कहा जा सकता है कि उसके बाद चूंकि ये पार्टी सत्ता में आ गई, तो सत्ता का अपना एक प्रभाव होता है, एक प्रताप होता है, एक उसका नियोजन होता है, जिसके आधार पे आप वो सुप्त चीजों को पुनः जागृत कर सकते हो। जी जी। इसमें इंटरेस्टिंग मैं आपको चाहूंगा कि आप इसको अपने जमीनी बयान से जोड़ें, जी। 2 चीजों से जोड़ें। एक हमारे साझा मित्री हैं जिन्होंने एक अभी हाल में किताब निकाली, द रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व। अब उसमें मोटे तौर पे मुझे तो इसका शीर्षक ही थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक लगता है कि हिंदुत्व का क्या गणतंत्र हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। जी। लेकिन खैर वो ये मीमांसा या वही बात कह रहे हैं कि हिंदुत्व छा गया है एक सर्टेन सेंस में। वो इस बात को रेखांकित करते हुए, मैंने वो किताब पढ़ी नहीं है, लेकिन इसी का विस्तार पूर्वक वो वर्णन उसमें कर रहे होंगे। जी। तो क्या आप जो जमीन पे देख रहे हैं वो एक गणतंत्र वाली गतिविधियां हैं या किसी और प्रकार की गतिविधियां है? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल,
आज ही इत्तेफाक से एक आर्टिकल, एक पीस लिखा राम गुहा जी ने, जिसमें उन्होंने कंपेयर किया है जो भाजपा और आरएसएस और उसके तमाम संगठन हैं, उसको उन्होंने कंपेयर किया है कम्युनिस्ट स्टेट के पूरे सामाजिक संगठन और स्वरूप को, जी, कि किस तरह से समाज में उसकी पैठ होती है। जी, और उससे एक वर्ड, एक फ्रेज उभर के आता है, पार्टी स्टेट। पार्टी स्टेट मतलब पार्टी, समाज, पार्टी और स्टेट में कोई फर्क नहीं रह जाता, सब एक में एक हो जाती है। चीन में चूंकि इलेक्शन ही नहीं होते तो वहां तो सर्वे सर्वा है, हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं तो उससे थोड़ी बहुत उथल पुथल रहती है। बट गुहा जी का कहना यह है कि हम पार्टी स्टेट की ओर अग्रसर हैं और सारे जो निशानदेही हो रही है या जो चीजें नजर आ रही हैं वो उसी दिशा में जाती प्रतीत हो रही है। तो इन दो चीजों को आप, रिपब्लिक और हिंदुत्व और पार्टी स्टेट को भी अपने ध्यान में रखते हुए जो आप बयान कर रहे थे उस पर आगे चलें और इसका भी निराकरण करें। जी जी। मैं थोड़ा सा गुहा जी वाला लेख आपने भेजा था, मैंने भी उसको पढ़ा। वो किताब तो मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं उसका भाव थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ। गुहा जी वाले लेख में एक चीज नदारद है जो इन कारकों में बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसका आपने अपने ओपनिंग में उल्लेख किया था, और वो ये था कि एक ऐसे देश में, जो हमारा देश है, जिसमें 193 उन अर्थव्यवस्थाओं में दुनिया की जिनका रिकॉर्ड रखा जाता है IMF, विश्व बैंक और दूसरी अर्थदायी और अर्थ नियंत्रित करने वाली विश्व संस्थाओं द्वारा, उनके अनुसार ऐसे 193 देशों में भारत का स्तर 148वां है। यानी भारत बहुत ही पीछे है मानवीय सूचकांक में और इवन आर्थिक सूचकांक में। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से आंकड़ा बनता है, तो पर कैपिटा इनकम के अनुसार हम 148वें हैं दुनिया में, 193 देशों की फहरिस्त में। लेकिन होता क्या है कि हमारी राजनीति इतनी कुशल ढंग से इस बात को उल्टा करके पेश कर देती है, और वो ये कहती है कि हम दुनिया की 6वीं अर्थव्यवस्था है, हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। जो हम संख्या की वजह से है, चूंकि हम दुनिया में 135 करोड़ लोग हैं, जो चीन के बिल्कुल बराबर हो चुके हैं, कहीं ज्यादा ना हो रहे हो, सेंस वगैरह होगा तो पता लगेगा, या नहीं हो रहे तो हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो ज्यादा ही है। हाँ, तो इतनी बड़ी संख्या होने के नाते, इतने छोटे पर कैपिटा के बावजूद हम 6वें, 7वें, 5वें, चौथे हो जाते हैं, और हम उससे आगे भी हो जाएंगे, चूंकि हम जिनके मुकाबले में है उनकी आबादियां बहुत छोटी हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है, अब यही लोग हैं 4-5 में ऊपर, तो इन सब की आबादी तो हमारे एक राज्य के बराबर भी नहीं है। तो देर सवेर हम इसको संख्या की वजह से और इतनी छोटी पर कैपिटा इनकम के बावजूद पछाड़ देंगे। हमारी जो राजनीति है वो इतनी कुशलता से इस सत्य को उल्टा करके पेश करके बेच रही है और बहुत सफल है। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, हम तो दुनिया में 3रे स्थान पर आ गए, 5वें पे आ गए। और आप क्या आप ये भी संकेत दे रहे हैं कि पहले की सरकारों ने इस कुशलता का लाभ नहीं उठाया? ऐसा नहीं, चर्चा तो उन्होंने की, वो इतने कुशल नहीं थे तो साबित है। ये तो साबित है, इसको दोहराने की बात नहीं। तो मैं वो कह रहा था कि आपने वो पॉइंट लिया था जो जरूरी है, कि एक ऐसे देश में जिसमें हमारा 193 में 148वां नंबर है, 2000 से भी कम हमारी पर कैपिटा जीडीपी सालाना इनकम है, ऐसे देश का एक उद्योगपति जिसका कोई इन्वेंशन नहीं है, न व्यापारिक कुशलता का न किसी प्रोडक्ट का, कोई इन्वेंशन नहीं कि उसने बिजली पैदा की हो, इंटरनेट पैदा किया हो, कोई बिजली की कार सबसे पहले बनाई हो, रॉकेट सबसे पहले छोड़ा हो, जहाज बनाया, नथिंग, एक माचिस की डिबिया भी नहीं है, लेकिन वो दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की कर रहा है और दुनिया के महाकाय देशों के महाकाय कारपोरेशंस के मालिकों को भी पीछे छोड़ दे रहा है। वो आपने जो इशारा किया था, बहुत प्यारा सा इशारा, वो हमारी सच्चाई है जिस पर हम जो हमारे यहाँ बात के विषय से गायब है। और अनफॉर्चुनेटली आज के इस लेख में भी गुहा साहब ने इसको नहीं लिया कि दरअसल भारत एक इस तरह की क्रोनी कैपिटल के लिए लगभग उसी तरह के काम कर रहा है जैसे एक फासिस्ट स्टेट में एक समय में यूरोप में हुआ। उसमें और इसमें ये बुनियादी फर्क है। जो माओ का अतिवाद है या बोल्शेविक्स का अतिवाद है और जो हिटलर का अतिवाद है, उसमें जो ये आर्थिक समीकरण का मुद्दा है,
वो उसको छोड़ के चले गए। वो जिन लेखकों के उन्होंने उल्लेख भी किए, डोरा रसेल के कुछ उद्धरण दिए थे, बाद में उन्होंने वो फ्रैंकिस फुरेट का दिया, उसने, मुझे नहीं पता, उसकी किताब भी मैंने नहीं पढ़ी है कि उसने आर्थिक पक्ष लिया है कि नहीं लिया है। हमारे यहाँ जो हो रहा है, जैसे माओ ने जो किया, तो वो तो वर्ग विश्लेषण उनका है, वो कहते हैं कि हम सर्वहारा की तानाशाही लाएंगे, लेकिन हमारे नेता ये नहीं कहते। ये तो कहते हैं कि हम तो लोकतांत्रिक देश है, वो लोकतंत्र का खूब जाप करते हैं। और जब जब उनकी वैसी आलोचनाएं होती हैं जैसी आप बता रहे हैं कि अब दुनिया में होने लगी हैं, दुनिया की विभिन्न संसदों में हो रही हैं, विभिन्न इस तरह के संगठनों द्वारा की जा रही हैं, जहां वो अब तक बताते थे कि उनका दुनिया में डंका पिट रहा है, तब वो अपने को लोकतांत्रिक बताते हैं। वो कहते हैं हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, और देखिए चुनाव हो रहे हैं, बंगाल में हो रहे हैं, 5 राज्यों में हो रहे हैं, फिर जो चुनाव ड्यू होगा होगा, 19 में चुनाव हुआ ही था, चुनाव जीत के आते हैं। तो लेकिन जो करते हैं वो, उस करने के नतीजे ये इस तरह के आते हैं कि हम 148वें देश हैं गरीबी के लिहाज से, और हमारे देश का उद्योगपति दुनिया के सबसे नंबर 1 है। ये जो करिश्मा है, ये इस करिश्मे की रक्षा करने में वो सब कर रहे हैं जिसकी हम आप आलोचना करना चाहते हैं। ये मेरा कहना जी। तो अब हम लौटते हैं दोबारा, आप जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के जो एक आम और खास तौर से गरीब इंसान है, उसके वैचारिक और भावात्मक संसार को जो आप देखकर आए हैं, उसकी जरा व्याख्या करें। मैं समझ रहा उनके उसके दिल में उतरे, वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, वो अपने चॉइस कैसे एक्सरसाइज कर रहा है। मैं एकदम विद्रूप बताऊंगा। परसों 11 तारीख को शिवरात्रि थी। मेरे यहाँ भी परंपरागत रूप से मेरी माँ बहुत ही धार्मिक थी, और मैं नास्तिक हूँ, लेकिन वो धार्मिक थी, और जब तक वो थी तो मैं उनका भी सम्मान करता था और करता हूँ उनका। तो वहाँ परिवार में बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग धार्मिक है, मेरे अलावा लगभग सभी। तो एक छोटा सा फंक्शन होता है, उसमें सब लोग आते हैं, पूजा पाठ होता है और सारी चीजें, तो वो हो रहा था। लेकिन मैंने देखा एक पास में एक धोबी का परिवार है, और उसके यहाँ भी कंपटीशन में उत्तर रामचरितमानस का पाठ हो रहा था, और उसमें उसी चौपाई का उल्लेख था जिसकी आलोचना बहुत बार होती है, और बड़ी जोर जोर से वो आया, और लोगों ने उसका पाठ भी किया, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ते सब ताड़न के अधिकारी। तो वो शेड्यूल कास्ट में आते हैं, और हमारे बहुत सारे मित्र उनकी जो कठिनाइयां हैं और उनके साथ जो छुआछूत है, भेदभाव है, और जो सामंतवाद उनके साथ ये सब तर्क लेके आया था, जिसको इस कविता में पिरोया गया है, जो बहुत स्वीकृत है, उसका पाठ वो करा रहे थे। एक दूसरी बस्ती है जो दलितों की है, जो खेतिहर मजदूर है, और बिल्कुल अनटचेबल की तरह से अभी तक ट्रीट किए जाते हैं। मतलब ये तो मैंने अभी भी पाया कि उनके साथ बर्तन शेयर नहीं करते सवर्ण लोग। उन्होंने एक मंदिर बनाया है दुर्गा जी का, उसमें कोई ब्राह्मण पूजा करने का भी नहीं गया आज तक, न जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता कि अभी निकट भविष्य में कोई जाएगा। लेकिन उन्होंने दुर्गा जी का मंदिर बनाया, अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगाई। और वहां से एक इधर आजकल उत्तर प्रदेश में प्रधानी के चुनाव हो रहे हैं, पंचायतों वाले जो होते हैं, तो वो सीट दलितों के नाम हो गई है, हरिजन सीट हो गई है, तो उसमें वो जो उसमें ओझाई करते हैं वो उसके उम्मीदवार है। और वो आके सबके पैर छू के, और वो राम मंदिर के लिए उन्होंने, चूंकि सवर्णों का वोट भी चाहिए, तो वो रसीदें लिए हुए थे जिसमें वो राम मंदिर के लिए उन्होंने कितना चंदा किया है, ये वो सबको दिखाते हुए निकल रहे थे। ये एक प्रचार का उनके माध्यम था। तो मैं इसीलिए बताना चाह रहा था कि ये चीज कितना पेनिट्रेट हुई है, और किन में पेनिट्रेट हुई है, और किस हद तक गई है। ये बहुत ही अजीबोगरीब है। सवर्ण जातियों में वहां अब रोजगार नहीं है, और बहुत सारी योजनाएं, जो कि हम लोकतांत्रिक देश हैं, तर्क से बहुत चीजें हुई हैं, कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दबाव हैं, कुछ सोशल मूवमेंट वगैरह के दबाव हैं, तो जो इस तरह की नीतियां हैं कि जो कमजोर वर्गों को फायदा पहुंचाए, उससे वो अछूते रह जाते हैं। हालांकि आर्थिक हालत उनकी भी बहुत दयनीय होती जा रही है, जमीनें जैसा मैंने बताया बहुत छोटी है, उससे सिर्फ खाने भर का होता है। तो सवर्णों के बहुत सारे लड़के, और मेरा ख्याल है बहुत सारे ओबीसी के लड़के भी, ये सब अब बेरोजगारी के नाते अपराध में बहुत बड़ी संख्या में जा रहे हैं। मुझे बताया गया था कि जिस तहसील से मैं हूँ, उस तहसील से आधी जेल भरी हुई है सुल्तानपुर जिले की, मेरा डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर का है, और मैं इतनी घटनाएं सुन रहा था हिंसा की, और उसमें हथियारों के प्रयोग की, और इस तरह की कि वो फलाना एक
गुंडा निकल गया है, उसने कहा वो निर्विरोध लड़ेगा, जो उसके खिलाफ खड़ा होगा उसको गोली मार देगा। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे निर्विरोध पंचायत के प्रमुख चुने जाते हैं, क्योंकि कोई उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता और वो भारी हिंसा करते हैं। ये ऐसे राज्य में है जिसके मुख्यमंत्री जी इस बात का बहुत दावा करते हैं, बहुत शोर मचाते हैं और बहुत ही वो करते हैं कि उन्होंने बदमाशों को ऊपर भेज दिया है, और वहां बहुत सारे एनकाउंटर हुए भी हैं और उन एनकाउंटर्स पे अलग जांच वांच हो रही है, और वहां बहुत सारे बदमाशों को पैर में गोली मार के लंगड़ा किया गया है। लेकिन बेरोजगारी ने जो प्रचंड है और जिसको जो सबसे बड़ा वहां का इशू है, मुझे ऐसा लगता है वो अपराध की ओर ठिल रहा है, और उनके पास कोई चूंकि राजनीतिक तर्क नहीं पहुंच रहा है, तो वो अपने हिसाब से उनको यही समझ में आता है कि एक ठीक ठाक जूता खरीदने के लिए, एक जीन की पैंट खरीदने के लिए, साफ कपड़े पहनने के लिए, या कोई वाहन लेने के लिए, या एक अच्छा फोन ही लेने के लिए उनके पास जो जरिया है वो अपराध है। ये एक बहुत बड़ा समाज अपराध के इस मैं कह सकता हूँ कि उसमें फंस रहा है, फंसता चला जा रहा है। जो नई पीढ़ी है उसमें से बहुत ज्यादा लोग 90% से ज्यादा तो शराब पीते हैं। वो शराब सब वहाँ बहुत सस्ती और इलीगल वाली भी और बहुत तरह की है। सरकारी शराब भी बहुत ही उसमें टैक्स वैक्स लगा के अजीबोगरीब कर दी गई है, तो इलीगल शराब की बाढ़ आ गई है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हुज ट्रेजेडीज बहुत होंगी वहाँ, एक बहुत बड़े हिस्से में। बिहार में भी ऐसा होगा या हो रहा होगा, कब 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 चीजें बाहर आएंगी पता तो लगेगा। ये जो आप बता रहे हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और जी अपराध की तरफ जाने के लिए मजबूर है वहाँ के जिस भी जाति के लोग हों, जो जी यंग लोग निकल के आ रहे हैं, जी जी तो आप फिर सवाल प्रति प्रश्न ये उठता है कि उनका वैचारिक और भावात्मक संसार इसको किस तरह से देखता है। ये एक मायूसी की तरह देखता है कि हम अपराधी हो रहे हैं, देखिए हमको नौकरी नहीं मिलती, या उसको मतलब उसको मजा आने लगा है ऐसी ही जिंदगी जीने में। मतलब वो किसी को किसी किसी की भर्त्सना या खिलाफत करता है कि नहीं, कि मेरी बेरोजगारी के लिए कोई जिम्मेदार है, मैं कुछ करूं, उस पर कुछ विचार उसका हो, उसकी पॉलिटिकल प्रेफरेंस उससे प्रभावित हो, या ये नियति मान ली गई है, या वो छोटे मोटे काम या पॉलिटिकल कहीं चमचे बन गए, या इसी से ही अपनी खुशी या अपना संतोष पा ले रहे हैं। देखिए, पहले इन सारे इलाकों में वामपंथी आंदोलन होता था, अब वो नहीं है बहुत समय से, क्योंकि जब ये मंडल कमीशन की वजह से पिछड़े राजनेताओं का उभार हुआ और पिछड़े समाज के ज्यादातर लोग उनके पीछे गए और उनकी सरकारें बन गई। सरकारें बनने के बाद वैचारिक काम खत्म हो गया। जो सोशलिस्ट थे इसके पहले, इस सब के पहले करीब 30-40 साल पहले, वो भी कुछ वैचारिक काम करते थे, वो खत्म हो चुके हैं, उनका जमाना जा चुका। वो भी सत्ता में बहुत जगह सरकारों में शामिल हो गए और फिर वो सारे अवगुण जो सत्ता में आने पे मिलते हैं उसके साथ ही वो खत्म हो गए। और मैंने बताया कि साम्यवादी आंदोलन इन सब जगहों पे खत्म हो गया जो ये सब सवाल उठाया करता था। ये सवाल अब जिनको उठाना चाहिए, वो जैसा मैं शुरू में बता चुका हूं कि मायावती जी या अखिलेश जी, इन सब लोगों के पास बड़ा बड़ा आर्थिक साम्राज्य है। लालू यादव के परिवार के पास भी है और उससे उपजी हुई समस्याएं हैं, और इस वजह से इनमें से बहुत सारे लोग उस तरह का वैचारिक आंदोलन लेके फील्ड में नहीं है। और वैचारिक आंदोलन की अनुपस्थिति में इस एक बहुत बड़े समाज के पास, जो इसकी बहुत बड़ी आबादी है, मुसलमानों को तो निशाने पर रख के राजनीति हो रही, इसलिए मैं उनको इस बहस में शामिल नहीं कर रहा हूँ। वो भी सब चीजों से उत्पीड़ित हैं, बेरोजगार हैं वगैरह है, लेकिन ये तो पूरी राजनीति इस समय मुसलमान वर्सेस हो रही है। वो विलेन बनाए गए हैं और उनको विलेन बनाकर एक सत्ता हासिल की गई है बहुमत के हिस्से को दिग्भ्रमित करके, क्योंकि 80% लोग हिंदू हैं। तो ये बहुत आसान है कि अगर आपको एक 14-15% वाला विलेन मिल जाता है तो 80% में बहुमत हासिल आपको हो ही जाएगा। ये तो सबसे सरल तरीका है। तो ये सरल तरीका प्रैक्टिस में है, लेकिन इसका प्रतिकार करने के लिए और ये सब जो सवाल है, जैसे बेरोजगारी का सवाल है, इसको केंद्रीय सवाल बनाने के लिए और नौजवानों को इस सवाल के इर्द गिर्द सही बात समझाने के लिए कोई वहां है नहीं, एकदम अनुपस्थिति है। या हो सकता है कुछ हो जो मुझे न दिखा हो, लेकिन मेरे इर्द गिर्द तो मुझे नहीं दिखा, और इस तरह के कोई कार्यक्रम भी होते हुए मुझे नहीं दिखे कि जिसमें उनको इस भागीदारी के जरिए वो एक कर सके। ये जरूर हुआ
कि उनमें सामुदायिक विभाजन को घना किया गया है। जैसे पिछड़े हैं तो अब वो पिछड़े नाम से नहीं है, उनमें मल्लाह अलग है, दूसरे यादव अलग हैं, कुर्मी अलग हैं, तेली अगर हैं, ओबीसी जो भी है वो अलग हैं। इस तरह से सब अपना अपना अलग अलग उनको किया गया, कुशवाहा अलग हैं। इनके सबके अपने अपने सामाजिक संगठन बनाने की कोशिश की गई है, जिनमें से बहुत आसान होता है सत्ता के लिए कि किन्हीं 2 या 3 को उठा लेना, उनको उनकी कीमत दे देना, और जो विपक्ष होता है वो अल्पसंख्यक हो जाता है, उसकी संख्या कम हो जाती है, या वो एक किसी जाति का नेता रह जाता है, बाकी उससे पीछे से निकल जाती है। तो जो उनका सवाल है वो गायब हो जाता है, उनके सामाजिक नेतृत्व को खरीदा जा सकता है। ये एक गणित प्रैक्टिस में है और ये सफल है। हाँ, तो ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि जो फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम है उसमें इस तरह के, जैसे आप ओबीसी का जिक्र कर रहे हैं, उसको अमूमन 4 भागों में विभक्त करने की पूरी प्रयास चल रहे हैं, मोस्ट, एक्सट्रीम, मिडिल, ये करके। अब वो 4 आज 4 हैं, वो 8 भी हो सकते हैं, 8 के 16 भी हो सकते हैं। और तो ये तो जाहिर है, और इन चीज़ों का काफ़ी बड़ा प्रभाव क्लोजली फॉर्ड इलेक्शंस में होता है, जहाँ पहला आदमी एक वोट से भी आगे निकल गया तो वो जीता। शायद अगर हमारा सिस्टम प्रोपोर्शनल होता, प्रतिशत वोट के आधार पर होता, तो परिणाम बहुत अलग होते, और फिर विघटन की जगह मिलने जुलने की और कंसेंसस की राजनीति के चांसेस ज्यादा थे। ये अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जो इस समय पटल है राजनीति का, वो कभी भी ये वाला इस सिस्टम का के उद्धार को सुधारेगा। कांग्रेस ने जब वो खुद वर्चस्व में थी, उसने कभी इसके बारे में चिंता नहीं की, और तो ये राइटिस्ट पार्टी से तो उम्मीद करना कि वो इस पर चर्चा करे और कंसेंसस बिल्डिंग अप्रोच की तरफ जाकर प्रोपोर्शनल सिस्टम थोड़ा बहुत भी अंगीकार करे, तो वो संभव नहीं है। वो बात सही है। तो जो चीज आप बता रहे हो उससे संकेत ये निकलता है कि व्यक्ति के बीच, नौजवान के बीच, या अधेड़ भी होंगे, बाकी लोग होंगे, गरीबी को लेके, बाकी चीजों को लेके जो निराशा है, कुंठा है, बेरोजगारी है, समस्याएं हैं। एक तो सड़कों और इनके चकाचौंध से शायद थोड़ी सी चमत्कृत हो जाती हैं। दूसरी, वो साइड दिशा में चली जाती हैं जब मंदिर निर्माण की एक मूवमेंट शुरू की जाती है वगैरह। अब मंदिर केवल एक नहीं, 2 सिविल सूट और दायर हो गए हैं, मथुरा का भी हो गया है और बनारस का भी हो गया है। और जो एक्ट इन सब चीजों को वर्जित करने के लिए बना था बाबरी मस्जिद के कांड के बाद, कि 1947 के बाद यथास्थिति कायम रहेगी, उसको कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज कर दिया गया है। तो क्या आपको लगता है कि थ्योरी तो यही कहती है, लेकिन जमीन पर आपने क्या ये देखा कि जो एक आप पेशगी कर सकते हैं कि जो व्यक्ति के भीतर कुंठा है या जुगुप्सा है या निराशा है, उसको आपने किसी एक समुदाय के प्रति घृणा की ओर इंगित करके, किसी को दुश्मन करार करके, उसके प्रति हिंसा की भावना चाहे मन में हो चाहे एक्शन में हो, करके बातचीत में हो, मतलब आप अपना भ्रास जैसे आप निकाल लें, वो कारगर, मतलब वो बहुत सुनियोजित तरीके से हो रही है और कारगर भी साबित हो रही है जहां जहां आप घूमे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत ही कारगर है और उसका बड़ा असर है और उसकी बड़ी सामर्थ्य है जो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है। बहुत सारी चीजें उस तरह से हमारे विशेषज्ञों द्वारा चिन्हित नहीं की जा पा रही हैं, मैं ये कहूँगा, जो इस तरह के लेख वगैरह आ रहे हैं, कि जितने आकार में ये बढ़ रही है और जितना इसका व्यापक असर है, तो इसका जो प्रतिकार करने वाली सामर्थ्य है वो बहुत ही कमजोर है। नजर ही नहीं आती, सच्चाई तो ये है, ये कहना ज्यादा सही होगा। सोशल मीडिया वगैरह पर तो दिखती है, लेकिन जमीन पर जो 6 लाख गांव हैं इस देश के, उनमें वो कितनी है? हो सकता है कहीं हो जो जहां से मैं परिचित ना हो, मैं जहां से परिचित हूं वहां ये नहीं है, ये मैं जरूर कह सकता हूं। और
कुल मिला के बहुत ही निराशा और अजीब सी स्थिति वहां से आपको मिलती है कि वहां तो वही है, बल्कि वो घटनाएं ज्यादा हैं। एक छोटी सी घटना, हमारे गांव में बहुत थोड़े से मुसलमान रहते हैं, बहुत थोड़े से, और वो बचपन काफी समय से हैं, ओबीसी में आते हैं, वो ड्रम बजाते थे शादी वादी में, दफाली कहलाते हैं। अब सबकी संख्या बढ़ी है, उनकी भी संख्या बढ़ी है, वो अपना कुछ ताजिया जो है एक जगह सिराते थे नदी के किनारे जाके। नदी, वहां पर एक आश्रम पैदा हो गया है, अघोर किस्म का, एक नई किस्म के इस तरह के। बाबागिरी भी एक बहुत बड़ा इस समय शगल है, इससे सफलताएं बहुत सारी हैं। तो एक पता नहीं कहाँ से कोई सज्जन आए हैं, उन्होंने वहां एक, उस आश्रम पे एक नदी के किनारे था, जीर्ण शीर्ण पड़ा था, उसको विकसित कर दिया है। और उन्होंने एक दिन इस पिछले साल इनके ताजिए को वहां सिराने पर अपनी ओर से प्रतिबंध लगा दिया और अपने लोगों को बुला लिया, डंडे लाठी बुला लिया, सब जगह पर्चे वर्चे बंटवा दिए। चूंकि अब शासन भी इस तरह का है जो इस तरह के आह्वान करने वालों को प्रश्रय देता है, नतीजतन मुसलमानों को वो दावा भी छोड़ना पड़ा जो वो सदियों से वहां करते आते थे। और किसी को कोई, मुझे कभी ऐसी ये बात अपने पूरे जीवन में कभी सुनने को नहीं मिली, किसी को कोई आपत्ति थी। लेकिन एक बाहर से आदमी आया, उसने एक मठ पर कब्जा किया और उसने चीजें क्रिएट की और फिर उसने ये कम्युनल फ्लेयर अप किया और उनको उस अधिकार से वंचित कर दिया। तो अब ये चर्चा है, अब नए जो नौजवान है उसमें से किसी ने मुझे ये बताया। तो ये चीज अब जो पीढ़ी पैदा हो रही है वो इस तरह के जहर के साथ पनप के बढ़ रही है, जिसमें वो जिसने बताया उसने कोई इस तरह से नहीं बताया कि उसने आलोचना की हो जैसी मैं आलोचना कर रहा हूँ। उसने तो जनरल बताया कि वो अब रोक दिया मुसलमानों को, उसने एक तरह से अपनी सफलता बताई। ये हिंदुओं ने सफलता हासिल कर ली कि मुसलमानों को अब वहां हमने सिराने से रोक दिया। तो इस तरह की छोटी छोटी हजारों म्यूटनियां हो रही होंगी जो हमें आपको नहीं पता है इस देश में, लेकिन जो लोग इनको प्रायोजित कर रहे हैं विचार के तौर पर और आचार के तौर पर, उनके पास सारा लेखा जोखा होगा। इसका प्रतिकार करने वालों का लेखा जोखा मुझे नहीं। सही कह रहे हैं आप, ये बात जरूर है। हम कम से मतलब जो जिस इलाके की हम चर्चा कर रहे हैं वहाँ शायद ये सबसे ज्यादा निराशाजनक स्थिति है। दूसरे राज्य दक्षिण के क्षेत्रों में स्थितियां थोड़ी भिन्न हो सकती हैं। और अब बंगाल के चुनाव से जाहिर होगा कि पैठ कितनी ज्यादा है या कितनी बढ़ चुकी है, या जो चीजें हम देखते हैं उनका प्रभाव कोई इलेक्शन पर किस तरह पड़ता है या नहीं पड़ता है। एक बात का आप जिक्र पहले कर रहे थे मुझसे, कार्यक्रम से पहले वो ये कर रहे थे कि जो स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट या मोदी जी के नाम से चलती हैं, पीएम के नाम से चलती हैं जी, उनसे भी एक प्रभाव नियोजित तरीके से पैदा किया जाता है। और इंटरेस्टिंग ये है कि नीलांजन सरकार जो एक पत्रकार हैं जिन्होंने मोदी जी के ऊपर बहुत काम किया है, उन्होंने हाल ही में 2 दिन पहले एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने यही कहा कि ये जो वेलफेयर की जो स्कीम्स को अप्रोप्रिएट कर लिया है प्रधानमंत्री ने जी, उसका असर स्टेट्स पे, जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं उन पर तो पड़ा ही पड़ा है, क्योंकि वहां के लोगों को, चीफ मिनिस्टर्स को, उनके पास एक तो स्टेट के पास पैसे नहीं है और सारी स्कीम्स जो हैं लगभग भारत सरकार के हाथ में ही चली गई हैं, उन्हीं के नाम से आ रही हैं। अगर न भी आ रही हो, स्टेट की भी कोई स्कीम हो तो वो किसी न किसी तरह से हड़प ली जाती है। जैसे हम लोग, जैसे पार्टी सिंबल्स, अगर वो सरदार पटेल जी को हड़प ले तो फिर किसी स्कीम को हड़पने में कितनी देर लगेगी। तो उन्होंने एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस की थी और डेटा भी दिया था कि बीजेपी राज्य शासित जो है वहां पे के बड़े सफल चीफ मिनिस्टर और बड़े स्टार और चमत्कारी चीफ मिनिस्टर्स को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। जो एक पैक्ट कायम हो गया है मोदी जी और जनता के बीच में, जैसे वो दे रहे हैं और वो ले रहे हैं और बीच में कोई है ही नहीं। तो ये आप जिक्र कर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश में किस तरह से निकल के आ रहा है? मतलब योगी जी हैं वहां पर और मोदी जी हैं, तो श्रेय किसको मिल रहा है ये जो सरकारी सेंट्रल स्कीम्स वगैरह है? नहीं, बिल्कुल श्रेय 1% भी कोई दूसरा नहीं ले सकता। जैसा मोदी जी करते भी हैं, उसके मेमेज वगैरह चलते हैं कि अगर उनके कैमरे के सामने कोई सिक्योरिटी वाला या कोई उनका होस्ट ही
या कोई उनका कलीग या कोई आ जाता है तो उसको खींच के बाहर कर देते हैं, वो कैमरे के सामने ही कैमरा मुखी है। ऐसे ही वो अपना प्रचारोन्मुख है, और जो भी योजना केंद्र की और राज्य की है उसका प्रचार तो एक ही आदमी को मिलेगा। अभी आज ही खबर है कि बंगाल में सारे पेट्रोल पंप से उनका फोटो हटाना पड़ा क्योंकि टीएमसी ने शिकायत की, और बाकी राज्यों में लोगों को ने ध्यान नहीं दिया होगा। ये तो सारे पेट्रोल पंप जब से मोदी जी आए, ये पहली बार हुआ है कि देश के 65-70 हजार पेट्रोल पंप के स्क्रीन मोदी जी के लिए सुरक्षित हो गए हैं, और इनका सारा रेवेन्यू जो इन पेट्रोल कंपनियों वगैरह को मिलता था वो गायब है। इसकी तो कोई चर्चा नहीं होती, और इसकी अगर कीमत लगाई जाए तो खरबों में निकलेगी। इनको ये विज्ञापन के लिए होते थे। खैर, तो अभी वो आदेश हुआ है। तो ऐसे ही जो योजनाएं हैं, चाहे अन्न जो इसमें कोरोना काल में जो अन्न फ्री मिला, उसके साथ ये प्रचार भी गया, और उस प्रचार का रिएक्शन भी है कि वो गरीब आदमी आके कहता है, कई लोग हमसे मिले तो बातचीत में उन्होंने कहा, मोदी जी हमको जिला दिए। वो जो पैदल चल के बंबई से आया था, इनके इस फैसले की वजह से प्रताड़ित हुआ था, जिसका बेटा उसमें तमाम लोगों की मृत्यु हो गई थी, तमाम लोग और कठिनाइयों में जूझे, पैरों में छाले पड़ गए थे। मतलब वो वैसी विकट समस्या तो शायद विभाजन के समय किसी ने देखी होगी, उस समय हम लोग थे नहीं। तो हम लोगों ने तो अपनी आंखों से इतना रौरव नरक पहली बार देखा था। उससे जो डायरेक्ट पीड़ित आबादी है, वो कहती है मोदी जी ने हमको बचा लिया कोरोना। तो और फिर वो जो एक योजना है जिसमें घर बनते हैं, तो वो प्रधानमंत्री आवास योजना है। उन्होंने योजनाओं को सब घूम फिर के अपने ही नाम कर लिया, प्रधानमंत्री सड़क योजना है ही है। और उसको सबसे उनकी सफलता ये है, जो मैं इंगित करना चाहता हूँ, कि काम ऐसा दूसरे लोग भी करते थे, लेकिन काम के साथ अपना प्रचार पहुंचाना और स्वीकृत करा लेना प्रचार के जरिए उसका असर, ये काम बहुत सफलतापूर्वक मोदी जी ने देश भर में किया है। तो इसीलिए जितने भी सर्वे आते हैं उसमें आप पाते हैं कि बीजेपी को वहां वोट कम भले मिल रहे हो, लेकिन जहां मोदी जी का नाम आता है तो वो एक 10-15% की छलांग लग जाती है। तो उनका अपना जो प्रचार प्रसार है बहुत ही सफल है, और वो सारी सफलताएं उनके पक्ष में है, और असफलताओं के लिए तो पप्पू गप्पू टप्पू बहुत सारे लोग हैं। नहीं को क्या भाजपा के चीफ मिनिस्टर्स भी उसका दाम चुकाते हैं? बिल्कुल चुका रहे हैं। उसकी योगी जी उसकी नकल करने की कोशिश में अभी बहुत फूहड़ साबित हुए हैं। उनका एक प्रचार कैंपेन था, वो एक फर्जी दावे कर रहे हैं लाखों लोगों को रोजगार देने का, उसको मतलब जमीन पे उतारने के लिए उन्होंने भी कुछ वीडियो भी बनवाए थे, वो सब सोशल मीडिया पे पकड़ लिए गए कि झूठे। योगी जी तो एक तरफ, सबसे ज्यादा उससे ज्यादा विद्रूप तो शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में हुआ है। उनकी तो शख्सियत ही बदल गई, जैसे वो कोई नए होकर पैदा हो गए हैं। लेकिन आप ये विडंबना आयरनी देखिए, और ये विद्रूप होते हैं जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो विद्रूप पैदा होते हैं। एक विद्रूप ये भी है कि एक तरफ वो गरीब आदमी आपसे कह रहा है कि मोदी जी जिला दिए, या सरकार की स्कीम बहुत अच्छी है, इतनी सारी हमारी देखभाल होती है। उधर हाल ही में अभी नीति आयोग ने एक पर्चा निकाला है। इंसिडेंटली जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो यूपीए की देन थी। मतलब कि फूड सिक्योरिटी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, या एक राइट है नागरिक का, वो उनकी देन थी। अब उन्होंने एक पर्चा निकाला है जिसमें वो बेसिकली ये वकालत कर रहे हैं कि जो फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत जितनी आबादी आ रही है आज की तारीख में, उसकी प्रतिशतता में 20% उसको कम किया जाए। मतलब कम लोगों को दिया जाए। वो जो 2 रुपए वाली बात आप कह रहे हैं वो कम लोगों को मिले। लेकिन जमीनी उस पे आप बता रहे हैं कि असलियत जो है वो उल्टी होकर देखी जा रही है। तो इससे तो कबीर जी की उलटबासियों की याद आती है इससे ज्यादा, कि मतलब कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है, ये वाली चीज नजर आती है। एक आखिरी कंक्लूडिंग सवाल आपसे ये पूछूंगा कि जिस तरह की आपकी व्याख्या मुझे समझ में आ रही है, वो चिरातन टाइप की व्याख्या है कि ऐसी स्थिति चिरातन या निरंतर या सनातन चल सकती है, मतलब परमानेंट हो सकती है।
तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इसमें मतलब ऐसे ही चलता रहेगा, इसमें कोई बदलाव कम से कम जो इलाके आप बहुत अच्छे से जानते हो, उत्तर प्रदेश को और बिहार को और इन इलाकों को, ये मतलब क्या इतना आसान है संगठनों के लिए कि वो इंसानी चेतना को, ये इंसानी जद्दोजहद को लंबे समय तक, कितने सालों तक, दशकों तक अपने कंट्रोल में रख सकें? दरअसल ये चेतना अब उस जगह पर पहुंच गई है जिस जरिए से वो हजारों साल से उनको ऐसे रख सके। वो हजारों साल से लोगों को स्वीकृत करा चुके हैं कि आप पिछड़े हैं तो आप थोड़ा सा दूर बैठिए, आप दलित हैं तो आप तो बिल्कुल दूर बैठिए, आपको छूना भी नहीं, हमारे कुएं पे नहीं आना है। वो तो स्वीकृत कर रखा था उन्होंने। तो ये स्वीकार चला आ रहा था। इसके खिलाफ जो कुछ जहां हुआ वो उसमें उत्तर भारत बहुत शामिल नहीं है। उसमें महाराष्ट्र और दूसरी जगहों पर, बंगाल, पंजाब, इन सब जगहों पर वो सब हुआ। तो ये हजारों साल से उन्होंने स्वीकार कर लिया था। अभी वो चीज वहां वो ले गए हैं, ढकेल के फिर वहीं पर ले गए हैं। और ये जैसा मैंने कहा कि दुर्भाग्य है कि जिन लोगों को इसी कारण से राजनीतिक सफलताएं मिली, 4-4 बार कोई चीफ मिनिस्टर बना, कोई 5 बार किसी की फैमिली से चीफ मिनिस्टर हुआ, कोई 2 बार बना, कोई 15 साल रहा, वो लोग भ्रष्टाचार में अकंठ डूब के उन्होंने इस पूरे सोच समझ का सौदा कर लिया है। और इसलिए वो बात व्यापक नहीं हो पा रही। लेकिन आज के युग में तकनीक ने ये मौका दिया है कि बहुत सारी चीजें वैसी नहीं चल सकती जैसी चलती रही। और अभी जो पढ़ा लिखा युवक है, जो रोजगार वगैरह पा चुका है या रोजगार पाने की काबिलियत हासिल कर चुका है, या रोजगार के लिए जो ललकता है, जो सोशल मीडिया वगैरह से जुड़ा है, उस तक तो चेतना पहुंच रही है। कभी समय आएगा जरूर कि वो उस चेतना को नीचे लेके चला जाएगा और इस किसान आंदोलन की तरह, जैसे ये भी समाज तो उन्हीं के साथ था। आज जिस किसान बिरादरी को पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में आप देख रहे हैं खिलाफ, ये तो इसने सबने बीजेपी को ही वोट दिया है। और इसने सबने हिंदू मुजफ्फरपुर दंगे वगैरह पर अपने को विभाजित किया है। तो ये सारे लोगों में एक चेतना आई। तो इसलिए मैं निराश तो नहीं होता इससे कि जो कुछ है, लेकिन मैं इन लोगों के कार्यों की आलोचना जरूर करना चाहता हूं कि जिन्होंने राजनीतिक रूप से और दूसरे रूप से इसका फायदा, आर्थिक रूप से इसका फायदा लिया, वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने में नितांत असफल साबित हुए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।